हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 11 की एनसीईआरटी बुक एमपी बोर्ड द्वारा संचालित जो अर्थशास्त्र है उसको हम पढ़ने वाले हैं। सीबीएसई पाठ्यक्रम है जो 2019 में लागू किया गया था। तो उसका आज हम महत्वपूर्ण तत्वों को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में उनके पहले चैप्टर का प्रश्नोत्तर देखेंगे। ये पहला चैप्टर है, आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक करें और कमेंट्स करें। वीडियो को दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर कक्षा 11। तो देखते हैं अर्थशास्त्र। ओके, तो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। तो सबसे पहले इसमें आता है कि अर्थशास्त्र है क्या। अर्थशास्त्र की परिभाषा तो देखते हैं। अर्थशास्त्र मानवीय व्यवहार का अध्ययन कराता है। मतलब मानव के व्यवहारों का अध्ययन कौन कराता है? अर्थशास्त्र, जिसमें मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को समझने एवं विश्लेषण में लाभदायक होता है। जो मानव की आर्थिक संबंधी यानी धन संबंधी जो समस्या उत्पन्न होती है उसको समझने, उसका विश्लेषण करने में लाभदायक होता है। अर्थशास्त्र की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो मनुष्य की आर्थिक व्यवहार का अध्ययन कराता है। मनुष्य का आर्थिक व्यवहार है तो सामाजिक विज्ञान, परंतु ये कराता किसका है? आर्थिक व्यवहार का अध्ययन कराता है। ठीक है ना। मानव की मूलभूत आवश्यकता या अर्थशास्त्र की अवधारणा जिस पर आधारित है वह तीन है। एक होती है रोटी, एक होती है कपड़ा और एक होती है मकान। यह मानव की मूलभूत आवश्यकता भी है और इन्हीं तीनों पर मानव की अर्थशास्त्र की अवधारणा आधारित है। ओके, अब देखते हैं उत्पादन इकाइयां। ठीक है ना। वे सभी साधन जहां से धन उपार्जन किया जाता है उत्पादन इकाइयां कहलाती हैं। जैसे कि ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री, कृषि आदि। जहां से धन का उपार्जन किया जाता है यानी जहां से धन उत्पन्न किया जाता है, पैदा किया जाता है, ठीक है ना, कमाया जाता है, वो क्या कहलाती है? उत्पादन इकाइयां कहलाती हैं। प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है ना, उनमें से ये हैं ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री और कृषि। ओके, अब देखते हैं अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों में अंतर है। ठीक है ना। अर्थव्यवस्था आजीविका कमाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। सभी उत्पादन इकाइयां मिलकर अर्थशास्त्र का निर्माण करती हैं। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। इन्हीं तीन कारकों के लिए मनुष्य अपनी आजीविका कमाता है एवं सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी क्रियाएं करते रहते हैं जिनमें से कई धन उपार्जन के उद्देश्य से की जाती हैं तो कई बिना किसी स्वार्थ एवं धन उपार्जन के उद्देश्य के बिना ही की जाती है। ओके, अब देखते हैं दैनिक जीवन की क्रियाएं। तो दैनिक जीवन में मनुष्य दो तरह की क्रियाएं करता है। एक आर्थिक क्रियाएं करता है, ठीक है ना, इकोनॉमिकल एक्टिविटी, और एक गैर आर्थिक क्रियाएं, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। मतलब एक आर्थिक क्रियाएं करता है, एक गैर आर्थिक क्रियाएं। मानव की दैनिक जीवन में दो ही तरह की क्रियाएं होती है। धन उपार्जन के उद्देश्य से किया गया कार्य क्या कहलाता है? आर्थिक क्रियाएं कहलाता है। जैसे कि मजदूरी करना, खेती करना, चिकित्सा, व्यापार करना, दुकान चलाना आदि, ये हम आर्थिक क्रियाओं के लिए करते हैं। और जो गैर आर्थिक क्रियाओं के लिए बिना धन उपार्जन के उद्देश्य से किया गया कार्य, मतलब जिनमें हमारा धन कमाने का कोई उद्देश्य नहीं होता, सिर्फ क्या होता है? समाज के प्रति कर्तव्य करने के लिए। जैसे देखिए, सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य, माता पिता, भाई बहन की सेवा, गुरुजनों की सेवा आदि। इसमें हमारा कोई धन कमाने का उद्देश्य नहीं होता, सिर्फ क्या होता है? एक सेवा भाव होता है, मानवीय गुण के रूप में होता है। ओके, अब देख लेते हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाएं। वे क्रियाएं जिनसे व्यक्ति धन व संपत्ति प्राप्त कर अपनी इच्छा पूर्ति कर सकता है।
अर्थात धन उपार्जन के उद्देश्य से की गई सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि कपड़े बेचना, नौकरी करना, मजदूरी करना, व्यवसाय करना आदि। संसार के सभी व्यक्ति उपभोक्ता हैं, ठीक है ना। हम अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न वस्तुओं अथवा सेवाओं का उपभोग करते हैं। मनुष्य क्या है? एक उपभोक्ता प्राणी है, ठीक है ना। सभी व्यक्ति लगभग उपभोक्ता प्राणी है और वो अपनी आवश्यकताओं की संपूर्ति के लिए ही विभिन्न प्रकार की कार्य करता है। तो ये आर्थिक क्रियाएं के अंतर्गत आता है। तो आर्थिक क्रियाएं मुख्यतः 5 क्रियाओं पर निर्भर होती है। सबसे पहले होता है प्रोडक्शन, उत्पादन, फिर उपभोग, फिर निवेश, इन्वेस्टमेंट, फिर विनिमय, एक्सचेंज, फिर वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। यही 5 क्रियाएं मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर निर्भर। सबसे पहले क्या करेगा? किसी चीज का उत्पादन करेगा, ठीक है ना। मान लीजिए एक किसान है तो वो क्या करता है? कृषि करता है, तो उसका उत्पादन कर रहा है, कृषि का उत्पादन कर रहा है। फिर उस कृषि से जो अनाज निकलता है उसको उपभोग करता है, उपभोग। फिर उसके बाद निवेश करता है, दूसरों पर बेचता है, ठीक है ना। निवेश मतलब दूसरों पर खर्च करना, ठीक है ना। फिर विनिमय करता है, फिर क्या करता है? बेचने का कार्य करता है। विनिमय मतलब बेचने का मतलब नहीं होगा विनिमय का। विनिमय का मतलब ये होता है बदलना, अपने अनाज के बदले वह कुछ और ले लेता है और उनको अनाज देता है, ये विनिमय है, एक्सचेंज कर लेता है, ठीक है ना। फिर वितरण, डिस्ट्रीब्यूटर, फिर उसको क्या करेगा? वितरित करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएगा। तो यही आर्थिक क्रियाएं के 5 महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं, इनको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अब इनको थोड़ा डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। पहला, उपभोग। उपभोग वह क्रिया है जिसके अंतर्गत हम अपनी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं की उपयोगिता मूल्य का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं? उपभोग एक क्रिया है जिसके अंतर्गत हम अपनी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए, प्रत्यक्ष मतलब आत्मिक, ठीक है ना, संतुष्टि के लिए वस्तु एवं सेवाओं की उपयोगिता मूल्य का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वस्तुओं को उपभोग, ठीक है ना, भोजन लेना, चाय पीना, दूध पीना, कपड़े पहनना, जूते पहनना, कार चलाना, पुस्तकें पढ़ना आदि वस्तुओं का उपभोग है। ओके, अब देख लेते हैं सेवाओं का उपभोग। सेवाओं का कैसे उपभोग करते हैं? डॉक्टर से इलाज करवाना, दर्जी से कपड़े सिलवाना, मोची से जूते पालिश करवाना, शिक्षक से शिक्षा लेना, वकील से केस लड़वाना आदि सेवाओं का उपभोग, ठीक है ना। यदि हम वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग नहीं करें तो इन वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादन भी नहीं होगा। ओके, यदि कोई समाचार पत्र ही नहीं पढ़े तो अखबार क्यों छपेंगे? एक अन्य उदाहरण है, लोगों ने ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न को देखना बंद कर दिया, अर्थात उपभोग बंद कर दिया, तो इन टेलीविज़न का उत्पादन लगभग समाप्त हो चुका है। तो मतलब जब हम उपभोग नहीं करेंगे तो उन वस्तुओं का क्या हो जाएगा? मार्केट में वैल्यू समाप्त हो जाएगी, अर्थात उनका उत्पादन लगभग खत्म हो जाएगा। तो उपभोग पर ही उत्पादन निर्भर होता है। यदि उपभोग है तो उत्पादन होगा, यदि उपभोग नहीं तो उत्पादन नहीं होगा। ओके, अब देखते हैं उत्पादन क्या है। प्रोडक्शन वह क्रिया जिसके द्वारा कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित कर उपभोग लायक बनाया जाता है ताकि वस्तु की उपयोगिता तथा सेवाओं में वृद्धि की जा सके, उत्पादन कहलाता है। यानी तात्पर्य हुआ, जो प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं, प्रकृति में जो उपलब्ध वस्तुएं हैं, उनको हम क्या करें? परिवर्तित करके अपने मनुष्य के उपयोगी हेतु बना दिया जाए, तो वही क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कि गेहूं एवं चीनी जैसे कच्चे माल के उपयोग से बिस्कुट बनाना एक उत्पादन क्रिया है। मेडिकल कॉलेज द्वारा छात्रों को डॉक्टर बनाना, लॉ कॉलेज द्वारा छात्रों को वकील बनाना आदि सेवा क्षेत्र में उत्पादन के उदाहरण हैं। ओके, उत्पादन और देख लेते हैं। उत्पादक, उत्पादक किसे कहते हैं? ठीक है ना। उत्पादक वह व्यक्ति जो आय अर्जित करने के उद्देश्य से वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादन करता है एवं उससे लाभ कमाता है, उत्पादन कहलाता है। जैसे कि किसान, बढ़ई, लोहार,
सुनार, वस्तुएं बनाने वाली कंपनियां, सरकार आदि। कई क्षेत्रों में सरकार भी उत्पादन का कार्य करती है, इसलिए वह भी उत्पादक है। ओके, अब देख लेते हैं आय, इनकम क्या है। हम अपनी सेवाओं या वस्तुओं के बदले कुछ धन प्राप्त करते हैं, इसे ही आय कहते हैं। आय को दैनिक, मासिक और वार्षिक रूप में मापते हैं। तो मतलब हम अपनी सेवाओं और वस्तुओं के बदले जो कुछ भी धन अर्जित करते हैं वही हमारा क्या है, आय है। वह दैनिक भी हो सकता है, मासिक भी हो सकता है और वार्षिक भी हो सकता है। बचत, सेविंग, आय का वह भाग जिसका उपभोग नहीं कर सकते बचत कहलाता है। मतलब जो हम रोक ले, अपने उपभोग से बचा लें, उसको क्या कहते हैं, बचत कहलाते हैं। व्यय, व्यय क्या, आय का वह भाग जिसका हम उपभोग करते हैं व्यय कहलाता है। ओके, आय का वह भाग जिसका हम उपभोग करते हैं वह व्यय कहलाता है। तो आय क्या होता है, धन कमाना, ठीक है ना, सेवाओं के बदले। फिर बचत जो होता है, उपभोग से बची हुई वस्तु, ठीक है ना। और व्यय क्या होता है, जिसका हम उपभोग करते हैं वो व्यय कहलाता है। निवेश, इन्वेस्टमेंट, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भविष्य में अधिक से अधिक वस्तु का उत्पादन एवं सेवाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से नए परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाता है, निवेश कहलाता है। ओके, मतलब वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भविष्य में अधिक से अधिक वस्तुओं को उत्पादन, सेवाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से परिसंपत्तियों का निर्माण करना किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, निवेश कहलाते हैं। मतलब हम जिसके बल पर भविष्य में कुछ अधिक वस्तुओं को उत्पादन और वृद्धि कर सकते हैं, किसमें, सेवाओं में, तो हम ऐसा निवेश करें। मान लीजिए जो उद्योगपति होते हैं तो अपने धन के बल पर कुछ ऐसा निवेश करते हैं जो भविष्य में क्या होता है, अधिक से अधिक उत्पादन कर सके, वो क्या कहलाता है, निवेश कहलाता है। इन्वेस्ट, आय, बचत, व्यय, निवेश, इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखते हैं वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। वितरण वह क्रिया है जिसमें उत्पादन के कारकों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यम के बीच आय का सही प्रकार से वितरण, ताकि अधिक से अधिक लाभ अर्जित किया जा सके, या एक अध्ययन का विषय है जिसे वितरण का सिद्धांत कहा जाता है। उत्पादन के 4 कारक हैं, साधन जो है 4 कारण हैं, मूल उत्पादन के 4 कारक हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। भूमि से प्राप्त होता है किराया, श्रम से प्राप्त होता है मजदूरी, पूंजी से प्राप्त होता है ब्याज, उद्यम से प्राप्त होता है लाभ। ये चारों कारक उत्पादन के आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमि से क्या होता है, किराया प्राप्त होता है, श्रम से मजदूरी, पूंजी से ब्याज, उद्यम से लाभ। ओके, उपभोग, उत्पादन एवं वितरण, ये 3 अर्थशास्त्र के मुख्य घटक भी हैं। उपभोग, उत्पादन और वितरण। तो मुख्य घटक कौन कौन से हैं, उपभोग, उत्पादन और वितरण। अब दे लेते हैं विनिमय, एक्सचेंज। विनिमय एक आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री से संबंधित है। आजकल विनिमय की क्रिया मुद्रा के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। पहले क्या होते, पहले क्या करते थे, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले लेते थे, लेकिन आज पूरी तरह से विनिमय किस पर आधारित है, मुद्रा पर आधारित है। ओके, अब देख लेते हैं गैर आर्थिक क्रियाएं, उसके बाद फिर इस वीडियो को हम रोकेंगे क्योंकि बड़ी हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। गैर आर्थिक क्रियाएं, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, वे सभी क्रियाएं जो बिना धन उपार्जन के उद्देश्य से की जाती हैं गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य, मनोरंजन करना, संगीत सुनना, माता पिता एवं भाई बहन की सेवा आदि। गैर आर्थिक क्रियाएं प्यार, सहानुभूति, कर्तव्य, देश प्रेम के उद्देश्य से की जाती है। अब आती है आर्थिक समस्याएं, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्या है, आर्थिक समस्या एक चयन की समस्या है जो यह बतलाते हैं कि हमारी आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन दुर्लभ है और इनके वैकल्पिक उपयोग है। ओके, संसाधनों के दुर्लभ होने के कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अर्थशास्त्र इन्हीं आर्थिक समस्याओं का हल निकालने का एक विज्ञान अथवा
एक कला है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। आगे हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, अभी बाकी है, थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको यहीं तक रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए आप लाइक ज़रूर करें। यदि अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें जहाँ ना समझ में आया हो, कुछ पूछना हो तो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, कमेंट्स करें। और यदि सब्सक्राइब ना किए हों, चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।